आप नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है एक नशिस्त में 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत। क्योंकि खबर है कि मरकजी हुकूमत इस पर कानून बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए मरकजी वजीर कानून की क़यादत में 3 वज़रा की कमेटी भी बनाई गई है। और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इस पर बिल लाने वाली भी है सरकार। लेकिन हुकूमत की इस तैयारी पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि एक तो अदालत उज़्मा का फैसला आने के ठीक बाद वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने इस पर कानून बनाने की जरूरत से इनकार किया था उस वक्त। तो अब सवाल यह कि इस वक्त कानून बनाने की तैयारी क्यों? और दूसरी बात यह कि तलाक दरअसल मजहबी मामला है, जिसके लिए अलग से पर्सनल लॉ मौजूद है। तो क्या सरकार कानून बनाने के लिए मजहबी रहनुमाओं से कोई सलाह मशवरा करेगी? और अगर करेगी तो आखिर क्यों 3 रुकनी कमेटी में कोई मजहबी रहनुमा, उलमा या मुस्लिम कायदीन नहीं है? सवाल यह भी कि इस कदम पर हर मामले में सामने आकर के बयान देने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान खामोश क्यों हैं? सवाल सजा को लेकर के भी है कि सरकार जो कानून बनाने जा रही है उसका ड्राफ्ट क्या होगा और सजा क्या तय की जाएगी। सवाल कई हैं, लेकिन सरकार का यह कदम यह तो जरूर बताता है कि उसने एक नशिस्त में 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत में आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। आज का मुद्दा में होगी इन्हीं पहलुओं पर तफसील से बात। तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो एक साथ 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बनाने पर गौर कर रही है। बिल की ड्राफ्टिंग के लिए 3 मेंबरान पर मुश्तमिल काबीना कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है। मगर सवाल उठ रहे हैं कि मजहबी रहनुमाओं और उलमा के बिना क्या कानून साजी ठीक है? ऐसे में जब अलग से पर्सनल लॉ मौजूद है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। एक नशिस्त में 3 तलाक दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी सरकार कानून बनाने पर गौर कर रही है। इसके लिए मरकजी वजीर कानून की क़यादत में सहरुकनी कमेटी भी तश्कील दी जा चुकी है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। इस कानून के लिए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एक बिल भी पेश हो सकता है। वाज़ेह हो कि तलाक सलासा पर सुप्रीम कोर्ट में चली बहस के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि कानून साजी का हक अदालत को नहीं बल्कि पार्लियामेंट को है। और अब शायद सरकार वही रास्ता अख्तियार कर रही है। सरकार के इस कदम के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया है, तो वहीं अपोजिशन की तरफ से भी किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया है। पहली बात तो यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी बात वाज़ेह तौर पर कह दी है, लेकिन अगर सरकार इस तरह का बिल लाती भी है या कयास है, तो मुझे लगता है कि सरकार को सारे पहलुओं पर गौर व फिक्र करना होगा। चूंकि धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में तमाम धर्म से जुड़ी जो संगठन्स होते हैं, जो धर्म से जुड़े धर्म गुरु होते हैं, उनके साथ भी उनको इस पर पूरी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा कर कर फिर किसी फैसले पर या किसी बिल की तरफ बहस पर आना चाहिए। This issue has been very much debated in society for a long time. On this issue, the clergies have also have different views. Muslim Law Personal Board first, it was very much against that. It will be interference in their whole process. Later on, they mellowed down the viewpoint and they said, we don't want triple talaq. In fact, we will have a campaign in our society. एक नशिस्त में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद यह तय नहीं था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए सजा क्या होगी। लिहाजा ये तय माना जा रहा था कि सरकार कानून जरूर लाएगी। कानून की क्या शक्ल सूरत होगी, इसकी ना तो कोई बात सामने आई है, ना कोई खाका पेश किया गया है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजा की तजवीज पेश की जा सकती है। यानी अब एक नशिस्त में 3 तलाक का अमल काबिले सजा होने जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि ट्रिपल तलाक संवैधानिक है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो कानून तो नहीं बना सकती है सुप्रीम कोर्ट। कानून तो सिर्फ जो विधि है वो तो पार्लियामेंट बना सकती है, तो संसद में एक मसौदा लानी पड़ेगी। यूं तो तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है और सभी लोग इसको नापसंद करते हैं। दीन में भी ये एक बुरी बात समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तलाक का हक ही इंसानों से छीन लिया जाए। ज़ौजा और शौहर का निबाह नहीं हो पा रहा है तो तलाक बीवी और शौहर को एक आजादी भी देता है, और अदालत उज़्मा का फैसला भी यही है। तलाक के खिलाफ कानून नहीं आ रहा है, बल्कि एक नशिस्त में 3 तलाक के खिलाफ कानून साजी की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब तलाक एक मजहबी मामला है, कुरान और शरीयत के मुताबिक है, तो फिर इस पर कानून बनाने से पहले उलेमा, दानिशवरान और कायदीन से राय क्यों नहीं ली जा रही है, जबकि इसके लिए मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है। सैयद अब्बास मेहदी, जी सलाम। तो इसमें कई मामलात हैं। सवाल ये कि जब पूरे अगर हम दुनिया में देखें तो तकरीबन 22 मुल्कों में 3 तलाक पर बैन है। एक नशिस्त यानी कि तलाक सलासा, जिसे तलाक बिदअत भी कहते हैं, उसको गैर कानूनी 22 ममालिक में करार दिया जा चुका है। इसमें मुस्लिम ममालिक ही हैं ये। तो फिर हिंदुस्तान में आखिर जब ये मामला उठा तो इसको लेकर के इतनी बहसें क्यों हुई? बहरहाल अब अदालत ने इसको साफ तौर पर गैर आईनी करार दिया। 6 महीने के अंदर कानून तश्कील करने की बात भी मरकजी हुकूमत से कही गई थी, लेकिन अब जब हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है तो सवाल क्यों? लेकिन इन सब के बीच सरकार से भी सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस वक्त अदालत का यह फैसला आया, अदालत उज़्मा के फैसले पर वजीर कानून ने यह साफ तौर पर कहा था कि अदालत का फैसला ही कानून, इस पर अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं। तो फिर आखिर 3 महीने के अंदर अंदर कानून बनाने की जरूरत क्यों नजर आने लगी? इन सब के साथ साथ सवाल यह भी है कि जब तलाक की बात आती है तो तलाक दरअसल मुसलमानों का एक मजहबी मामला है और इसमें शरीयत और मजहब के जो तमाम नुकात हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। तो फिर जब मरकजी हुकूमत इसको लेकर के कमेटी बना रही है और कमेटी बनाई जा चुकी है, इसकी ड्राफ्टिंग हो रही है, तो क्या वो कमेटी तमाम जो उलमा हैं, आलिम दीन हैं, इनसे बातचीत करेगी, मशवरा करेगी, उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी? और अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी जब मामला पूरा मजहबी है? तमाम तरह के पहलू हैं इसमें और थोड़ी पेचीदगियां भी हैं। इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राजीव जेटली जी हैं और कांग्रेस लीडर शकील अंसारी जी हैं, जो कि बिहार के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहिबा हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया के इस्लामिक जानकार हैं। उन पर भी हम जरा बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। और कासमी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। एक तो जब भी ट्रिपल तलाक की बात आती है और इसको लेकर के जितने तरह के मामला सामने आए, जो सरगर्मियां हुई और जिस तरह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बेहद अहम किरदार रहा और कहीं ना कहीं एक नशिस्त में 3 तलाक को उसने गलत करार दिया और इसमें मजहबी दखल कह करके इसकी मुखालिफत की। लेकिन आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। अब सवाल यह है कि अब कोर्ट के फैसला आने के बाद इस पर कानून बनाने की तैयारी है। इसको लेकर के कोई रद्द-ए-अमल जाहिरी तौर पर क्यों नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या है वो? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या दीगर मुस्लिम तंजीमें, सभी का शुरू ही से ये मौक़िफ़ रहा है कि 3 तलाक एक समाजी बुराई है जो एक नशिस्त में दी जाती है और उसकी रोकथाम होनी चाहिए, समाज से इस बुराई का खात्मा होना चाहिए और उसके लिए जो भी इस्लाह मुआशरा या जो भी मौसर इक़दामात होने चाहिए, ये तंजीमें अपनी अपनी सतह पर कर रहे थे। यही वजह थी कि तलाक का रेशियो हिंदुस्तान में, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का रेशियो 0.3 है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे के मुसलमानों में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट है कि 0.3 था
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी इतना कम था। और सिर्फ ये इस मुहिम की वजह से लोग जो एतराज करते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है, दूसरी तंजीमें इस्लाह माशरा की क्यों नहीं कोशिशें कर रहे हैं या लोगों को बेदार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उसी बेदारी का नतीजा। तकरीबन 30 से ज्यादा जबानों में लिटरेचर शाये किया इन तंजीमों ने और ये ट्रिपल तलाक के खिलाफ, और पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया इसको कोने कोने में कि ये बुराई है, गलत है, इस तरह से न देना चाहिए। बहरकैफ वो तो अपनी जगह है जो उसकी कारकर्दगी है। जहां तक कोर्ट में मसला आया, जो डेली बेसिस पर हेयरिंग रही, शुरू ही से इन तंजीमों का ये स्टैंड था कि इस मसले का हल कोर्ट से नहीं निकलेगा, बल्कि इस मसले का हल जो है समाज को बेदार करने से निकलेगा, समाज को एजुकेट करने से निकलेगा। हर मसले का हल कानून से नहीं है। चुनांचे वही देखने को हुआ। 22 अगस्त को आपने फैसला सुना दिया, उसको कलअदम करार दिया कानून में जो है ट्रिपल तलाक को, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई असर समाज पर मुरतब नहीं हुआ। 3 तलाक के वाकयात जैसे पहले रूनमा हो रहे थे, उसके बाद भी रूनमा होते रहे। इसीलिए कानून बनाना ठीक है, जो हमने कहा था वही हुआ। उसके बाद अब आइए, अब जहां तक ये कानून साजी की बात है, कानून बनाएंगे, किस चीज का कानून बनाएंगे और कैसे कानून बनाएंगे? सवाल यह है कि ट्रिपल तलाक को अगर आपने कलअदम करार दिया, कोई आदमी 3 तलाक देगा तो आप उसको कोई सजा देंगे, तो पहले सजा देने से पहले उसका जुर्म तय करेंगे कि उसने 3 तलाक दी, तो 3 तलाक के असरात मुरत्तब होंगे कहीं ना कहीं, तभी सजा होगी। 3 तलाक तो कलअदम है, यानी 3 तलाक दिया तो कोई बात नहीं, कोई चलो आपकी बात का कोई एतबार नहीं होगा, आप मियां बीवी जैसे हो वैसे रहो, तो गोया उसने कोई गलती नहीं की, नहीं तो कोई असर ही मुरत्तब नहीं होगा। जुर्म की कैटेगरी में ही तो लाया जा रहा है। जुर्म की कैटेगरी में उस वक्त ना आएगा जब उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असरात मुरत्तब होंगे। नहीं तो असरात कैसा चाहते हैं? कैसा असरात? मुफ्ती साहब, असरात तो यह है कि वो ट्रिपल तलाक, अगर कोई खातून अगर ट्रिपल तलाक की मुतासरा है, उसको तमाम तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दुश्वारियां उठानी पड़ रही हैं, वो गुजारा भत्ती की भी मांग कर रही है, वो भी नहीं मिल रहा है, तो यही तो असरात है कि एक खातून को तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रिपल तलाक की मुतासरा तो वो मुतासरा तो उसी वक्त ना होंगे जब ट्रिपल तलाक के असरात होंगे, जब ट्रिपल तलाक वैलिड होगा। जब यहाँ ट्रिपल तलाक को वैलिड ही नहीं माना गया है तो उसके असरात कैसे होंगे, वो मुतासरा कैसे हो जाएगी? वो तो जैसे बीवी पहले थी, आज भी बीवी है, 3 तलाक के बाद मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इसको 3 तलाक के बाद भी मियां बीवी थोड़ा साफ करना चाह रहा हूं नाजरीन के लिए, सजा होगी। मैं नाजरीन के लिए साफ करना चाह रहा हूं कि यानी आप ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने ये कह दिया कि 3 तलाक दिया और 3 तलाक अगर एक नशिस्त में है तो वो वैलिड नहीं है। जब वैलिड ही नहीं और मियां बीवी वैसे ही है जैसा तलाक देने से पहले थे, तो फिर इसमें असरात क्या? ये आप वही हम कह रहे हैं कि जब कोई असर नहीं हुआ तो फिर सजा किस बात की? आपको याद होगा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सजा मुकर्रर की थी तो 3 तलाक को वैलिड करार दिया था, उसके बाद सजा मुकर्रर की थी। लेकिन यहां जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेट ए साइड का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसको माना ही नहीं जाएगा, कलअदम करार दे दिया। तो जब उसके कोई असरात मुरत्तब नहीं होंगे, जैसे तलाक दिया जैसे पहले थे वैसे आज है, उसने कोई जुर्म ही नहीं किया, नहीं उसके बाद तो नाकाबिले इतना समझा जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि कम से कम इसको और साफ किया जाता कि 3 तलाक को क्या 1 तलाक माना जाएगा? देखिए तलाक़े हसन और एहसन में जो अहकामात हैं, क्या उस तरीके से इसको एक माना जाए? देखिए ये तो एक कंट्राडिक्टरी है जो मैंने वजाहत की, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना जो स्टैंड है वो यही है कि 3 तलाक को हमेशा से जो है वैलिड माना गया। 3 तलाक जैसे वैलिड है वो है, लेकिन नहीं होना चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। और अगर कोई देता है उसकी सजा मुकर्रर करने के लिए उसको क्राइम के ज़मरे में रखने। 3 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है उसमें कोई इस्लामिक जानकार या कोई उलमा या मजहबी रहनुमा नहीं है। मैं उसी पर आता हूं। देखिए क्राइम के ज़मरे में तो इसको रखना चाहिए, पहले से हम लोगों का यह स्टैंड है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है उसको सजा होनी चाहिए, ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस होगा। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर अब शरीयत के एतबार से भी, हाँ शरीयत के एतबार से भी सजा दी जा सकती है। तो उमर फारूक ने सजा दी है ट्रिपल तलाक देने वाले, सजा भी बता दी, सजा दी जा सकती है, 100 कोड़े सजा दी है, सजा दिया जा सकता है कोड़े की शक्ल, आज की शक्ल में उसको जेल की सजा हो सकती है 2 साल 1 साल 3 साल, लेकिन इस पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन फिर वही मामला होता है कि अगर आप सजा दे रहे हैं तो वो मुतासरा खातून जिसके उसकी बीवी भी मान रहे ट्रिपल तलाक के बाद, उसके बाद उसको सजा भी दे रहे हैं, उसको जेल की सलाखों के पीछे 6 महीने या 6 साल के लिए या 10 साल मतलब तलाक हुआ ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? कहने का सीधा सीधा उसको जेल भी भेज रहे हैं, तो फिर उसकी बीवी का अपने आप में कंट्राडिक्शन इसमें नजर आता है। आपको बीवी का पुरसाने हाल कौन होगा उसका, जो उसकी वाइफ भी है कानूनी तौर पर, उसका पुरसाने हाल कौन होगा? दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा इस पर सियासी आता हूँ, 10 सेकंड जल्दी से। 22 अगस्त को जब यह फैसला आया था उस वक्त गवर्नमेंट ने साफ ऐलान कर दिया था कि आईपीसी में तमाम जो है कानून मौजूद है, अलग से कानून साजी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही, हाँ बिल्कुल। आज 3 महीना गुजरने के बाद
जबकि आज अभी यूपी में इलेक्शन हो रहा है, कल गुजरात में इलेक्शन होना है। एक दिन पहले ये क्या हो गया कि बाकायदा उसका ऐलान किया जा रहा है, सियासी पहलू इसका कुछ मार्केटिंग की जा रही है, और इस तरह से मार्केटिंग ऐसा लग रहा है कि कोई बिल बिल्कुल खिलौना हो। अभी सत्र जो आने वाला है यानी कि सियासी ताल्लुक, सियासी कनेक्शन, अभी उसकी कोई ड्राफ्टिंग हुई है ना, अभी उसका कोई मसौदा तैयार हुआ है ना, कुछ हुआ है, और इस तरीके से उसकी मार्केटिंग शुरू कर देना सिवाय ठीक है। कल तक तो पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की तारीख भी मुकर्रर नहीं थी, तो फिर क्यों आखिर ये शिगुफा छोड़ा गया? यानी कि इसके पीछे कोई सियासी मफाद होगा। मैं राजीव जेटली जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, तीन तरह की बातें कहीं ना कहीं आई। एक तो कंट्राडिक्शन पर, कि इसमें कंट्राडिक्शन है कि जब एक बार में 3 तलाक देने के बाद वो तलाक मान्य ही नहीं हुआ और मियां बीवी पहले की तरह ही मियां बीवी हैं, तो फिर सजा किस बात की दी जाएगी? एक बात। दूसरी बात, जब पहले मना किया गया कि कानून बनाने की जरूरत नहीं, तो दोबारा कानून बनाने की 3 महीने के बाद जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों कहा जा रहा है? और जो सियासी एंगल तलाश रहे हैं मुफ्ती साहब, उस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि आप इस डिबेट को कितना भी लंबा खींच लें और कहीं से भी बचने की कोशिश करें, लेकिन बचने के बाद आप तो बच जाएंगे, लेकिन आप नुकसान किसका करें जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। वो माताएं, वो बहनें, वो बच्चियां जिनके साथ इसे घिनौना अपराध कहा जाएगा, जिसको मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि जस्टिफाई किया जा सकता है। नहीं, वो भी कह रहे हैं, दो बातें कही, इन्होंने 2 बातें कही, जस्टिफाई भी कहा और ऐसा नहीं भी होना चाहिए। 2 बातें नहीं चल सकती। आपको एक बात कहनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा, या तो आपको इसकी खिलाफत करनी पड़ेगी, या ये बोलना पड़ेगा कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं। एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं अधिकार सबके बराबर। मुझे अभी कम से कम इनका डुअल स्टैंड नहीं नजर आया राजीव जेटली जी। मुझे तो ये लगाया कि इन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये क्राइम है। पर्सनल लॉ बोर्ड में ये जायज है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें हो गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, वो कंफ्यूज करने की कोशिश। मुफ्ती साहब, इस पर जवाब चाहूंगा मैं, ये पूरी बात हो जाए तो। अब जब बात ये आ गई कि आप एक तरफ जस्टिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब दोनों बातों से किसको बचा रहे हैं? आप पुरुषों को बचा रहे हैं। आप दोनों बातों से किसके राइट का हनन कर रहे हैं? अब महिलाओं की राइट का हनन कर रहे हैं, अब बच्चियों के राइट का हनन कर रहे हैं। आज आपने देखा, आज बड़े से बड़े परिवार के अंदर भी एक महिला आपने देखा, काफी चर्चा का विषय बनी, हमें पता है, घर से निकाल दी गई, उसके साथ खड़े हुए एक भी व्यक्ति नहीं थे। ठीक है राजीव जी मैं रोक रहा हूं, क्योंकि इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, इस पॉइंट पर बहुत बात कर चुके हैं, और हम ये जान रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए तो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसमें जो कंट्राडिक्शन की बात अभी मुफ्ती एजाज कासमी साहब उठा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तलाक हुआ ही नहीं तो सजा किस बात की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो एक बार में 3 तलाक वॉइड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। एक बात। फिर कानून बनाने की 3 महीने के अंदर जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या गुजरात इलेक्शन का इससे कोई कनेक्शन है? ये 3 पॉइंट उठाते, मैं चाह रहा हूं कि 3 पॉइंट पर टू द पॉइंट आपका जवाब है। सीधी बात देखिए, पहली बार जब कोर्ट के निर्देश आए तो कोर्ट ने भी यही बात रखी कि इसके ऊपर केंद्र कानून बनाए। बिल्कुल ठीक। अगर केंद्र कानून बनाता है तो इस पर किस बात की आपत्ति? बिल्कुल कानूनी रूप से कानून बनाया जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा मना कर दिया था बनाने से, वो भी बता रहा हूं मैं। कानून जिसका प्रोविजन कानूनी रूप से है, अगर उसके बावजूद के कोर्ट ये कहता है कि केंद्र इसके ऊपर कानून बनाए, तो केंद्र को इसके ऊपर आगे कार्यवाही करनी, नंबर 1। नंबर 2, जैसा मुफ्ती साहब ने बताया, कंफ्यूज करने वाली स्थिति, वो स्थिति हम दोबारा से पैदा नहीं करना चाहते। शाहबानों से लेकर शायरा बानों तक नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिले। उसको किस तरीके से ताल्लुक है क्या इससे? मैं आपको यही बता रहा हूं। अगर महिलाओं की आजादी, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं के हक उनको दिलवाना, आप इसे सियासी नजर से देखते हैं तो हम कहते हैं इसमें सियासत की जा सकती है। लेकिन अगर किसी को दबा कर रखा गया है और उसके अधिकार मिलते हैं और उसके अधिकार को आप सियासी रंग देना चाहते हैं तो आप सियासी रंग दे सकते हैं। बहुत जल्दी से आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। ड्राफ्टिंग अगर हो रही है तो क्या तैयारी होगी, किस तरह का मसौदा होगा? क्या कानून जो है वो मजहबी रहनुमाओं से भी इसकी राय मशवरा करेगा, उसके हिसाब से सदा तय करेगा? बिल्कुल जरूर। अगर मजहबी रहनुमा, कमेटी में मजहबी रहनुमा उस तरीके की बात नहीं करेंगे जैसे मुफ्ती साहब ने करी, तो क्योंकि इन्होंने 2 बातें करी। आप किसी मुरत्तब शख्स को कमेटी का तो मेंबर बना सकते थे। बहुत सिंपल बात है। आप ये कहें कत्ल करना बुरी बात है,
लेकिन इसको जायज भी ठहराया जा सकता है। तो आप दो बातें नहीं बहुत जल्दी से कासमी साहब, बहुत जल्दी से रिएक्शन, उस पर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। देखिए, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इनकी बातों में कंट्राडिक्शन है, या इस तरह से कि एक तरफ जायज भी करार देते हैं और दूसरी तरफ जो है गलत भी कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। देखिए, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसके कुछ प्रोविजन सिर्फ रखा जाता है जो इसका कभी भी जरूरत पड़ सकती है अचानक में। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई मियाँ बीवी के अंदर जो है आज शादी हुई और अचानक ही में उसी वक्त उसको जो है सेपरेशन चाहिए किसी वजह से, किसी वाइफ को जो है कोई पागल हस्बैंड मिल गया, कोई नामर्द हस्बैंड मिल गया, उसको 3 महीना इंतजार करने की फुर्सत नहीं है, उसको उसी वक्त उसी दिन जो है सेपरेशन चाहिए। तो क्या ऐसी शक्ल में आपने बीबी को पागल बता दिया केवल अपनी सहूलत के लिए? कितना आसान रास्ता ढूंढ लिया बता रहे, गलत मतलब मत निकालिए। हम एक प्रोविजन बता रहे हैं कि कभी किसी बात पे मुद्दे के साथ आए, मैं जस्टिफाइड तो हो। अरे नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट सुन लीजिए ना। कभी यही मुस्लिम महिलाओं के साथ विडंबना है। आप देखिए, मुस्लिम महिलाओं के व्यवहार किया जाता है। कीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। कभी इंसानी जिंदगी है, कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा ठंडे दिल से चलिए प्रैक्टिकल बात करें। इंसानी जिंदगी में कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है कि मियाँ बीवी एकदम से जो है अलग होना चाहे और एकदम से अलग उसी वक्त। चलिए, उस पॉइंट पर आप चाहते हैं कि ऐसा हो। चलिए ठीक है, मुफ्ती साहब मैं आ गया और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। सर ठीक है, प्रोविजन है, ठीक है, कभी नहीं कोई कहेगा कि ये होना चाहिए। ठीक है, वैसे इस्लाम में भी तलाके सलासा, तलाके बिदत को सबसे ज्यादा गलत और सबसे ज्यादा नापसंद करार दिया गया है और इसीलिए इसको तलाके बिदत कहा जाता है। यह भी बार बार साफ है, लेकिन यह भी हमें समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो ये साफ जाहिर करता है कि मुसलमानों से तलाक का जो हक है वो छीना नहीं गया। तलाके हसन और तलाके एहसन का तरीका वो अपना सकते हैं एक बार में, यानी कि तलाके बिदत एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात कही है। लेकिन डॉक्टर फिरदौस असमत साहब, साहिबा मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, जो तमाम दलीलें मुफ्ती साहब दे रहे हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। जैसे मुफ्ती साहब ये अभी कह रहे थे कि पहले तो बात ये इनको कह दें कि जरूरत आ पड़ सकती है इस तरीके की इमरजेंसी, जो इन्होंने आर्गुमेंट दिए उस इमरजेंसी के। तो पहली बात, अगर हस्बैंड पागल है, वाइफ पागल है, उनको फौरन इंस्टेंट तलाक की जरूरत है। या जो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कमी हो सकती है, तो वो शादी नहीं हुई है। अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई तो शादी नहीं हुई, तो फिर उसमें तलाक की मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की वो। क्यों? अगर निकाहनामा पे शादी अगर दस्तखत हो गए तो वो मैरिज का पूरा प्रोसेस तो होना चाहिए ना, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। शादी के बाद हो जाए, हाँ उसके मींस ठीक है, बट वो उसके लिए भी 3 मंथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 3 मंथ का जो वेटिंग पीरियड, और अगर इतनी बड़ी जिंदगी का इतना अहम फैसला लिया तो 3 महीने मतलब मैम आप ये कहना चाहती हैं कि 3 महीने नहीं, एक बार में 3 तलाक का कोई मतलब ही नहीं, 3 महीने दिया जा सकता है। पढ़ सकती है। मुफ्ती साहब से इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये अधिकार उस महिला को मिलेगा अगर उसका शोहर पागल कंसिडर हो जाए? क्या वो एक दिन के अंदर महिला एक दिन के अंदर सेपरेशन ले सकती है? ठीक है, आपका दूर कर दूं। ठीक है डॉक्टर फिरदौस, दूसरे जो ठीक है डॉक्टर फिरदौस, ठीक है मुफ्ती साहब आता हूं। दूसरे आर्गुमेंट जो इन्होंने दिए कि क्या बोलते हैं कि इन्होंने वो पूरी बात कही कि अगर इस तरीके से वो क्राइम नहीं हो सकता, 3 तलाक क्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं क्राइम हो सकता है? किसी को नहीं मतलब क्राइम हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, बट वो आपने ये कहा कि वो उसमें ये कि अगर वो सजा पा गया, शौहर इम्प्रिजन्ड हो गया, जेल हो गया, तो उस बीवी का क्या होगा? लेकिन आप जरा सोचिए, जिस औरत के ऊपर ये गुजरती है उसे उसका शौहर 3 तलाक देकर उसे पूरी जिंदगी से उसे आजाद कर देता है, क्या उसका ये मेंटल हरसमेंट नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? नकारा नहीं जा सकता। लेकिन डॉक्टर फिरदौस, मैं इसमें जल्दी से आपसे एक बात जानना चाहता हूं। डॉक्टर फिरदौस, मुझे ये बताइएगा, अगर जो बात मुफ्ती साहब रख रहे हैं मैं उस पर पॉइंट से आपके पास जाना चाह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार में 3 तलाक को गैर आईनी और वॉइड करार दे रहा है कि एक बार में 3 तलाक मतलब तलाक नहीं, इसका मतलब है कि मियां बीवी सेपरेट नहीं होंगे, वो मियां बीवी ही हैं। तो जब ये जुर्म हुआ ही नहीं और जब तलाक हुआ ही नहीं, तो उस पर सजा क्या मुकर्रर होगी? यही पॉइंट उठाया था मुफ्ती साहब ने, उस पर आप 3 तलाक की आवाज बाहर क्यों आई? इसके मतलब कहीं ना कहीं मियां बीवी के बीच में प्रॉब्लम थी, तभी वो बाहर। वो तो हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कानून जो बनाया जा रहा है, मैं उसकी बात पूछ रहा हूं मैम। पुरानी बातें तो सब खत्म हो गई ना, ये तो क्लियर हो गया कि अब 3 तलाक गैर आईनी है। मैं उसके आगे अभी की बात कर रहा हूं ना मैम। हाँ, तो फिर 3 तलाक बनाया जाए, 3 तलाक की ड्राफ्टिंग की जाए, उसमें सबको इन्वॉल्व किया जाए। उसमें ये नहीं कि सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप करके और पार्लियामेंट में रख दें, क्योंकि एक्सेप्ट आफ्टर ऑल सोसाइटी को करनी है, तो कौन होना चाहिए? विमेन को करनी है, मर्द को करना है, सबको करना है। कौन होना चाहिए? तो इसमें सिविल सोसाइटी को करें, उलेमा को करें, दूसरे रिलीजन के लोगों को भी इन्वॉल्व करें। वही बात जो राजीव जेटली जी से मैं पूछ रहा था। ठीक है, मैं आता हूं। रहते हुए
दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहते हुए फिर उसके शौहर को जेल भेज दिया जाए, उस वक्त फिर बीवी कहेगी कि नहीं हमारा शौहर जेल नहीं जाएगा, ये आर्गुमेंट बहुत पुराना है। ये आर्गुमेंट मर्दों का बहुत पुराना है। ये 19th सेंचुरी में ये एज ऑफ कॉन्सेंट बिल के वक्त मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। आप वही 100 साल के बाद बात कर रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं डॉक्टर फिरदौस, मैं ये कह रहा हूं जब अभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना तज्जिया दिया है उसमें साफ तौर पर 3 तलाक वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि एक बार में अगर कोई 3 तलाक देता है तो तलाक हुआ ही नहीं, यानी कि मियां बीवी हैं। मुफ्ती साहब जो पूछ रहे हैं मैं उस पर जवाब आपसे चाहता हूं बहुत सीधे अल्फाज में कि जब तलाक हुआ ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? मैं वही सजा इस बात की, वो औरत पूरे जो मेंटल हरासमेंट से गुजरी है, अच्छा उस मेंटल हरासमेंट की सजा होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस है, चलिए डोमेस्टिक वायलेंस के पर्वे में लाइए किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के तो कानून की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, इसमें कंट्राडिक्शन है। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर फिरदौस, आता हूं मैं आपके पास और अपने नाज़रीन को बता दूं कि हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच एस रावत जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन शकील अंसारी साहब, जो इसमें सियासी एंगल तलाशने की कोशिश की जा रही है और इसका जो मजहबी पहलू है, दोनों पर आपसे रिएक्शन चाहूंगा। क्या वाकई इसका सियासी पहलू है और जो कंट्राडिक्शन की बात कहीं मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो नजर आती है आपको भी? देखिए, मुफ्ती साहब की बात तो जो अभी वो कह रहे हैं सीधे सीधे कंट्राडिक्टरी है। अभी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस रेफरेंस की बात की जिस रेफरेंस से ये ट्रिपल तलाक को वैलिड करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम जो इस्लाम का स्टडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी है, बिल्कुल, तो हमारे यहाँ कई थॉट ऑफ स्कूल हैं और सभी थॉट ऑफ स्कूल इस ट्रिपल तलाक को तो मानते ही नहीं है। सब बहुत सारे ज्यादातर रिजेक्ट करते हैं और इसी वजह से 22 ममालिक में इसे गैर कानूनी करार है। और जिसलिए जो लोग मानते भी हैं उसको भी सही नहीं मानते हैं, सबसे खराब शक्ल। हाँ, सबसे खराब मानते हैं। तो खराब चीज को बहुत दिन तक ढोने के लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई भी उसका मतलब नहीं है। और हम समझते हैं इसी कारण ये जो सियासत की बात कर रहे हैं, इन्होंने मौका दिया है किसी लोगों को पॉलिटिक्स करने का। इनके ये एंगल नहीं होते, चूंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर इनकलाब आ रहा है, औरतों को हुकूक दिए जा रहे हैं, तो औरतों के हुकूक के लिए इस्लाम सबसे पहला धर्म था। जब प्रॉपर्टी राइट दिया गया था औरतों को 17 साल पहले, उस वक्त जूस सोसाइटी में भी नहीं दिया गया था, उस वक्त क्रिश्चियनिटी में भी नहीं दिया गया था। ठीक है, और हमारे ख्याल से हमारे औरतों के हुकूक की बात इस्लाम करता है सबसे पहले हक देने की वाले मज़ाहिब। जरा से मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सर, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, इसलिए मैं ब्रेक पर है तो ठीक है, ब्रेक आप कर लीजिए। सर, अपनी शॉर्ट में बात अपनी पूरी कंप्लीट। शॉर्ट क्यों करें भाई? आधा घंटा हम वेट कर रहे हैं, 2 आदमी साहब डिबेट। ठीक है सर, ठीक है, आपको बात करने दीजिए। और अगर आपको ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर चले जाइए। फिर बाद में मैं आपकी बात कंप्लीट होने के बाद ही जा रहा हूं ब्रेक पर, आप अपनी बात तो कंप्लीट कीजिए। ऐसे टोकना ठीक नहीं होता है। बहरहाल बात ये मैं कह रहा हूं कि जब इस्लाम में औरतों के हुकूक सबसे ज्यादा दिए गए, सबसे मॉडर्न कहा गया, जब प्रॉपर्टी राइट देखिए 1960 में हिंदुस्तान में आया औरतों को देने का, हम 1400 साल पहले दिया। तलाक और मैरिज कोई कन्यादान नहीं है, एग्रीमेंट एक्ट के तहत लाया गया, जिसमें औरतों को भी हुकूक है कि वो रहना चाहे तो रहे और वरना अलग हो जाए। ठीक, लेकिन आज ऐसी हालात तो जरूर बनाया है ना इस सोसाइटी ने, इस्लामिक सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से पार्टियां सियासत कर पा रही हैं। ये कमी थी हमारी, जिसको हमें अपने गिरबान में डालने की जरूरत है। मुसलमान कहने वाले जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नहीं टेकअप किया। ये बहुत दूरंदेश कहीं ना कहीं जिसकी वजह से सियासत करने का जाहिर तौर पे कोई को मौका मिला है। मुफ्ती साहब आपसे रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का है और एच एस रावत साहब मैं आपके पास भी नहीं आ पाया हूं। ब्रेक के बाद आपके पास भी लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है।
तो एक नशिस्त में 3 तलाक पर हुकूमत ने आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर ली है। इस पर कानून साजी की जा रही है, लेकिन इसको लेकर के जो तमाम तरह के खदशात और कुछ तरह के सवालात उठ रहे हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि मुफ्ती कासमी साहब ने जो तमाम पहलू रखे और तमाम बातें रखी, कंट्राडिक्शन की भी बात रख दी और इसमें सियासी पहलू की भी बात रख दी, इसको किस तरह से आप देखते हैं एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? देखिए, अभी क्या है कि जो इन्होंने बातें की मैंने बड़े ध्यान के साथ उनको सुना, क्योंकि मामला तो उन्हीं से ये रिलेटेड है। और लेकिन यहां जो मुझे कमी दिखाई दे रही है, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई अगर झगड़ा हो गया फिर 2-4 महीने साल बाद इकट्ठे होते हैं तो क्या है, मियां बीवी रह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है जो इन्होंने छिपा के रखी हुई है कि अगर 3 तलाक ये कर देते हैं और उसके बाद दोबारा अगर उसको साथ रहना पड़े तो एक हलाला होता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। वो जो पाप है उसको भी तो रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए भी तो कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है जी, ये कोई हम मानते नहीं है इसको, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में जहां जिससे सबसे ज्यादा जो दुखी होती है मुस्लिम बहनें, वो भी तो यहाँ कहीं ना कहीं इनको सामने रखना पड़ेगा ना। मेरा झगड़ा हो गया और 3-4 महीने हम अलग रहे, 1 साल बाद अलग रहे, फिर पत्नी ने और मैंने कहा चलो साथ रह लेते हैं, फिर वो हलाला करके आएगी। आ रहा हूं, लेकिन तो ये जो चीज है ना, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन सर, दरअसल हमारा मुद्दा हलाला का है ही नहीं। देखिए, वो जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शकील अंसारी साहब आप इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, असल ये है कि ये तलाक इशू ही लोग समझते नहीं है। ट्रिपल तलाक एक सीटिंग में एक वक्त में अगर 3 बार तलाक 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 कहते ये फिल्म से ये है। बाकी जो इस्लामिक प्रोविजन सभी तरह से मौजूद है कि एक बार अगर किसी झगड़े किसी गुस्से के कारण अगर किसी ने कोई तलाक दे दिया या सोच समझ के दे दिया तो फिर उसको 1 महीना सोचने का मौका है। वो 1 महीना अच्छी तरह से सोच ले, साथ रहेंगे, उनका प्रोटेक्शन उसी तरह से रहेगा। और अगर 1 महीने के बाद भी लगा कि नहीं अब चलने वाला नहीं है, हमको दूसरी बार दोबारा देगा, 1 मिनट, फिर तीसरी बार देगा। जब पूरी सोच समझ के 3 बार अगर तलाक दे देता और वो भी 3 अलग-अलग महीने, एक महीने का वक्त निकल के 3 तलाक हसन और अहसन की बात, तो उसके बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद अगर वो साथ रहना चाहती है दोबारा से फिर सर, लेकिन देखिए रावत साहब, मैं रोक रहा हूं क्योंकि हलाला का भी हलाला अलग मामला है, साथ में जुड़ा हुआ है। मैं जवाब लूंगा। अगर ये नहीं, कानून अगर बनेगा तो साथ में ये भी जुड़ेगा कि ये भी एक जघन्य पाप है। मान लो किसी बात 6 महीने के बाद अभी जैसे अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है, हलाला का कानून की बात भी नहीं है। मुफ्ती साहब जल्दी, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी साथ जुड़ा हुआ है इसमें। रावत जी, मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट डिबेट में शायद आप इस तरह की बात नहीं करेंगे, इसी जगह आपका ज़हन साफ हो जाए। सबसे पहले तो यह कह दूं कि हलाला का जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से प्रोपेगेशन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में किया गया वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। हलाला क्या एक मिनट भरा पड़ा है। रावत जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस्लाम का इतिहास देख लीजिए, हलाला टाइप करिए, आपको पूरा इतिहास पता चल जाएगा कि हलाला क्या होता है और आप क्या दूर करेंगे। लोगों के साथ हुआ है, मधुबाला के साथ हुआ है, बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है। वो ये तो कहीं नहीं रहना कि हुआ है या नहीं हुआ है। वो कंफ्यूजन क्या दूर करेंगे, कर दो, क्या करोगे उसका जवाब? आप इतिहास को हटा देंगे क्या? आप इस्लाम की चीजों को हटा देंगे क्या? पहले बात तो आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अरे हलाला है ही नहीं कोई चीज, इस्लामिक कॉन्सेप्ट जिस तरीके से ये लोग समझ रहे हैं, बुराई की बात आती है तो कोई चीज है नहीं अच्छी जल्दी, बहुत शॉर्ट, मीठी आपकी कह रहे हैं कि दुनिया में किसी स्कॉलर से पूछ लीजिए कि 1 दिन की शादी वैलिड है तो वो स्कॉलर बताएगा। अरे मैं कह रहा हूँ लोग शराब पी करके आप तलाक हो जाता है और उसको मान लेते हैं और उसके बाद धंधे चल रहे हैं। कोशिश कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। तभी हर सोसाइटी के अंदर अब तक है सोसाइटी तो ये हालात बने क्यों? अरे ये हालात तलाक मुस्लिम सोसाइटी में आपके हिंदू सोसाइटी से कम है। इसको मेरी बात डाटा है कोई हमारा। जब आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, आप रिफॉर्म गलत चीजों को तो बोलो ना। 4 का भी उनको नहीं, आप ये नहीं कहते जो गलत है उसको रोकेंगे। अरे आप 4 का भी रेशियो देख लीजिए, हिंदू सोसाइटी में ज्यादा है, जो कमी है उसको देख लो। 1 से दूसरा। अंसारी साहब, आप अच्छी बात कर रहे थे लेकिन आप भटक गए। आप भटक गए नहीं, भटक गए कि जो अगर कमी है इस्लाम में उसको रोकिए। उसकी बात अगर हलाला
है तो रोको उसको, हलाला चाहते हैं, हलाला क्योंकि बहनों के साथ गलत हो रहा है। हलाला आप जिस तरह से देख रहे हैं, दुबई से बैठ करके आदमी व्हाट्सएप कर देता है, व्हाट्सएप पर नहीं होता है कोई, जो हो रहा है व्हाट्सएप पे गलत है। रावत साहब, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको नहीं हो रहा है, टेलीफोन पर हो रहा है, छोड़ के और जब टेलीफोन पर हो रहा है तो ये केस सामने आए मीडिया के अंदर, और जब मीडिया में आए तो सरकार ने संज्ञान लिया है। वैलिड नहीं ना है, छोड़ के चले जाते हैं। बात तो कंप्लीट है। शकील अंसारी साहब, मैं आता हूं, मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं आता हूं। यहां तो रावत साहब से मैं कहना कर लेते चाहता हैं। हूं, रावत साहब ठीक है, पहली बात तो हम डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, हलाला की बात नहीं हो रही है, हलाला इज अ डिफरेंट मैटर, पहली बात। लेकिन इसके साथ जुड़ा है, अगर आपको लगता है इसके साथ जुड़ा है, अगर आपको लगता है, रावत साहब मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मैटर अलग कहां है आप किसी की बात नहीं सुनते ना, यही तो बात है। आपसे मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है ये जुड़ा हुआ है और उसका सवाल आप उठा रहे हैं, जवाब आ रहा है तो मैं जवाब आने तो दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूं, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है जवाब देने का मौका दूं। मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सवाल का जवाब देने का भी मौका मैं दूसरे को दूं। तो मैं जवाब देने का मौका दे रहा हूं, लेकिन सवाल मैं आपसे खास तौर पर कह रहा हूं कि पूरा जवाब तो आ जाए, कम से कम आपके सवाल का जवाब 1 to 1 तो चले दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो रावत साहब, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको रिजेक्ट कर दिया हलाला को कि ये जो है तलाक के साथ जुड़ा पूरी बात आ जाए आपकी पहले मुफ्ती साहब। बिल्कुल, ये अलग इशू है और उस पर अलग बहस होगा। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरीके से हलाला के बारे में आप लोग समझते हैं, जानते हैं ना, कोई चैनल पर हम आकर के मुस्लिम स्कॉलर होकर के झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक दिन के लिए शादी, और ये मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। हलाला से मुतालिक एक चीज और ये लोग जो गलतफहमी फैलाए हुए हैं, दो चैनल ने इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया पूरी ताकत लगा करके, इंडिया टीवी ने और आज तक ने, दोनों का जो है फर्जी साबित हुआ, दोनों के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है, दोनों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मैं चाहूंगा वो क्या है वो बता दो। इस्लाम में अगर हलाला शब्द है तो है क्या, वो बता दो। अरे ये मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, हलाला सुनिएगा। हलाला जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक दिन के लिए शादी करना और तलाक दे देना, वो बिल्कुल जायज नहीं है। हलाला लफ्जी कोई चीज नहीं है, वो एक जो है इत्तेफाकी शादी है कि अगर 3 तलाक के बाद वो औरत फिर इत्तेफाकन किसी दूसरे मर्द से कभी जिंदगी में शादी करती है और इत्तेफाकन जिंदगी में 10-20 साल लाने के बाद फिर वहां से भी उसको तलाक हो जाती है, तब जाकर के ये पहले शौहर के लिए जो है फिर ये जायज होगा। ये एक इत्तेफाकी वाक़या है। ठीक है, इस्लाम का आप जानेंगे। इस्लामी में आपको खोल के दिखा दूंगा क्या लिखा है हलाला के बारे में। अरे मैं इस्लामिक करके डाल दिया तो क्या लेकिन पढ़ा तो है ना, हलाला शब्द है ना। अरे उसको एक्सप्लेन हम करेंगे या आप करेंगे? आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हो, गलत एक्सप्लेन कर रहे हो। आप ज्यादा जानते हैं इस्लाम आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 3 महीने बाद कोई औरत आना चाहती है तो में क्या लिखा हुआ है, इधर में क्या लिखा हुआ है, ये बता दीजिए पहले। बच्चा पैदा करने के लिए बताइए कि 3 महीने बाद कोई औरत आना चाहती है तो वो हलाला कहा क्या आएगी, सीधी सीधी हो जाएगी। आप क्या बातें करेंगे? एक सेकंड, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम है क्या? अरे रावत साहब, अगर अभी सुनाना चाहूंगा तो दिन में तारे नजर आएंगे। मैं सीधा ये बोलने की जरूरत नहीं। रावत साहब एक मिनट, रावत साहब गुजारिश है मेरी, रावत साहब गुजारिश है। शकील साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। शकील साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं डिबेट यहाँ पर रोक रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर फिरदौस एक सेकंड सभी गेस्ट प्लीज एक सेकंड यहां पर डिबेट रोक रहे हैं क्योंकि हम हलाला पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि हम कम से कम अपने टॉपिक से ना भटके और मैं चाहूंगा कि दोबारा हम वापस कम से कम हलाला पर ना आए। जितनी बात होनी थी मुझे लगता है इतना टाइम इनफ है, पहली बात। दूसरी बात यह कि किसी भी मजहब के एहतराम से हम कहीं से भी कोई समझौता नहीं करेंगे। सभी मजहब अपने अपने लिहाज से बेहद मुकद्दस और बेहद अच्छे हैं और हमारे चैनल पर अगर कुछ इस तरह की बात हो रही है तो चैनल इसका जो है जिम्मेदार नहीं है और इसको कंडेम करता है। लेकिन मुफ्ती साहब मैं वापस से आता हूं आपके पास, जब इसमें शकील साहब ये कह रहे हैं कि सियासी एंगल आप तलाश रहे हैं लेकिन सियासत करने का भी मौका आप नहीं दिया, आपकी कमी की वजह से ही आज इस पर सियासत हो रही है, मुल्क में इतनी बहस और मुबाहिसे हो रही हैं।
देखिए कमी मानेंगे कि नहीं? नहीं, कमी है ना? प्लीज ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया होता तो आज सारा बानो जो है नहीं होती या मामला कोर्ट में नहीं जाता। ये सारी बातें जो है शायद इनको पता नहीं कि सारा बानो जो जिन चार इशू को कोर्ट में लेकर के गई थी और उसके बाद ही जो है लॉ मिनिस्टर ने उनको जो है पूरी तरह से कानूनी सहूलत फराहम किया था और लॉ मिनिस्टर ही ने लॉ कमीशन को लेटर लिखा था कि सिविल कोर्ट के लिए क्या क्या रुकावटों को दूर की जाए। जब देखा कि सिविल कोर्ट में पूरा मुल्क एकदम चरागपा हो गया, सरकार के खिलाफ महाज कायम कर दिया, तो एक मिनट मेरी बात में थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहता हूं उनका। तो वो बिल्कुल सोचा कि सिविल कोर्ट में तो हम कोई हंगामा खड़ा कर नहीं सकते बीजेपी, तो उस पर फिर वो तलाक पे आ गया। अगर शकील साहब ये कह रही हैं कि एक जो चीज तलाक बिदअत अगर इस्लाम में इसका जिक्र है भी तो इसको सबसे ज्यादा नापसंद करार दिया गया है, तो जब दुनिया भर के 22 ममालिक इसको गैर कानूनी करार दे सकते हैं, 1929 से मिस्र में सबसे पहले इसको गैर कानूनी करार दे दिया गया, 1971 में बांग्लादेश में, 65 में, तमाम हमारे पास अच्छे खासे इसके एग्जाम्पल्स और मिसालें हैं, तो हम हिंदुस्तान में इसको लेकर के क्यों ढो रहे हैं जब इसके मुखालिफत में आवाज उठा रही है? आप भी इस तंग जहनी को छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि ये गलत है तो हम छोड़ देते हैं। अगर आप यहां पर नहीं, अगर आप इस पॉइंट पर नहीं अड़ेंगे तो क्या सियासत का मौका नहीं? क्योंकि पॉइंट तो उसी सियासत तो उसी पॉइंट पर हो रही ना सर। सवाल यह है कि उसको सियासत उसी पॉइंट पर हो रही है। 3 तलाक आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं। 3 तलाक को रोकने के लिए 30 से ज्यादा लैंग्वेज में जो है लिटरेचर किसके पास है, किसने छाप रखी है? दुनिया के लाखों की तादाद। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। कौन कोशिश कर रहा है? आपने कहा कि कोर्ट ने उसको वॉइड करार दिया, उसके बाद भी नहीं रुक रहा है, ठीक है ना? उसके बाद भी नहीं रुक रहा, आप नहीं माना ना? लेकिन कोर्ट में कम से कम आप भी इसको कह देते कि हम भी इसको गलत मानते हैं, आपने तो नहीं माना। आपने जस्टिफाई किया, कोर्ट ने कहा एफिडेविट दाखिल किया। मैं उसी बात पर आ रहा हूं इसको, फिर लेकिन उसके साथ उसमें ये नहीं सर, आपने ये नहीं कहा सर, मैं एक बात, मेरी बात पूरी आ जाए, फिर आप लोगों की तरफ से ये बात नहीं आई कि एक्सेप्शनल केसेस जो आप यहां पर भी जिक्र कर रहे हैं कि कभी कोई ऐसा इत्तेफाक से कोई ऐसा मामला आ जाए, कोई जैसे भी आप तमाम तरह के एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई पागल हो जाए या फिर कोई नामर्द है, तमाम तरह की जो भी बात हो, ये जस्टिफिकेशन है। क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है? उसमें यह कहा गया था कि सूरत हाल को छोड़ दिए ना सर, सीधे सीधे देखिए मुस्लिम आज है मुस्लिम पर्सनल उनको अगर कोई पागल आ जाए या जो वजह आप कह रहे हैं उसके लिए 3 महीने नहीं रह सकता, जब 6 महीने शादी करने में टाइम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गहराई से मुताला कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड को एक्सेप्ट करते हुए आगे ये फैसला लिखा है। मुझे टीवी पर नहीं पता लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड में ये कहा कि चूंकि इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बुरा कहता है, वो भी इसको चाहता है कि इस तरह इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहीं ना कहीं आकर के एक पॉइंट पर अटक जाता है और जस्टिफिकेशन करता हुआ नजर आता है। यही कहीं ना कहीं पूरी बहस और मुबाहिसा का मौजू बन जाता है। जस्टिफाई नहीं करता, वो सिर्फ एक लफ्ज ये कहता है कि इसकी रोकथाम के लिए जितनी कोशिशें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है शकील साहब, बहुत जल्दी से रिएक्शन, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। राजीव जी मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा जल्दी से। मुफ्ती साहब एक मिनट अब मेरी बात होने दीजिए। सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं लिटरेचर, चलिए कोई बात नहीं है। निकाहनामा हर काजी रजिस्टर्ड लेके पहुंचता है ना, किसी को भी उसकी फीस के साथ एंट्री करता है और निकाह होता है। कहीं आपने आज तक कोशिश की मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कि तलाक का भी इंदराज हो, तलाक की भी एंट्री होगी और तलाक देने वाले को वहीं से कंट्रोल होता? वेरी गुड। बहुत बड़ी बात मुझे एक ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद में जवाब नहीं। क्योंकि आप भी मेंटली तहरीरी तौर पर तलाक की भी बात होती है जो है ना, एक वैलिड पॉइंट, लेकिन इस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसी तरीके से। ठीक है, तो ये मैं आऊंगा, लेकिन मुझे उससे पहले एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और मुफ्ती साहब से इस अहम सवाल का जवाब।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात ट्रिपल तलाक की हो रही, क्योंकि इस पर मरकजी हुकूमत कानून बनाने की तैयारी में है, लेकिन क्या इसका कोई सियासी एंगल भी है? और अगर कानून बनाने की कोशिश में हुकूमत है तो उसको लेकर के सवालात जो उठ रहे हैं वो कितने वाजिब है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप जो तमाम सवालात जो उठ रहे थे, मुफ्ती साहब से जवाब भी चाहिए, लेकिन उसमें आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि लाखों करोड़ों ऐसी बच्चियां, ऐसी महिलाएं जिनके साथ जिनके हकों का हनन हुआ, वो हकों का हनन 30 साल पहले रुक सकता था। 30 साल पहले जैसा अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, इसी तरीके से कानून बनाया गया था। सारी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीनने का कानून को तहरीरी तौर पर दर्ज करने की बात जो शकील साहब ने कहा, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? ऐसा होना चाहिए? पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, आज थोड़ी बार बार चर्चा ये उठ रही है क्या इसका कोई सियासी फायदा लिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, 30 साल पहले इस फायदे को खत्म किया जा सकता था। अभी इन्होंने बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से शबीरा बहनों को जो है अपनी तरफ से असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, लेकिन अगर यही सहायता शाहबानों को दी गई होती उस वक्त पे, तो आज ये हालात ना बनते कि किसी पर इल्जाम लगाया जाता कि जब मुस्लिम बच्चियों को उनके अधिकार दिलाए जा रहे हैं, उस वक्त ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसको भी कोई राजनीतिक रंग दिया जा सकता है। सवाल देखिए मुफ्ती साहब आप पर ही है, और जो तहरीरी बात जो डॉक्टर फिरदौस भी कह रही है, शकील अंसारी साहब भी कह रहे हैं, मैं उस पर जवाब चाह रहा हूं कि क्या तलाक का भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसको तहरीरी तौर पर दर्ज किया जाए? अगर आपने एजुकेट ही करना था, बेदारी करना था, तो ये कोशिश क्यों नहीं की जो सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, असल में शकील भाई को शायद इसका इल्म नहीं है कि मॉडल निकाहनामा आज नहीं 2001 ही में तैयार हुआ था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बाकायदा, और वो मॉडल निकाहनामा को हर जगह मुतारफ कराया गया है, और लोग कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक की बात ही मैं नहीं कर रहा। आपने क्या कहा कि निकाहनामा जो तैयार करते हैं, और क्या बात आपने क्या हकों का हनन, आप जो बात कह रहे हैं, जवाब दे देता हूं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं दोनों बात एक बार जो बात शकील साहब या फिर डॉक्टर फिरदौस कह रही हैं, मैं उनके बारे में बता दे रहा हूं कि उनके मुताबिक जिस तरीके से निकाहनामा होता है, निकाह जो होता है तो दोनों तरफ से दस्तखत होते हैं, और उसको लेकर के बाकायदा उसके हक में तमाम लोग उसकी गवाही देते हैं। उसी तरीके से क्या तलाक को भी तहरीरी तौर पर दर्ज करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए? ये दरअसल सवाल। अगर सिस्टम बनाना चाहे तो क्यों नहीं बना सकते? बनाइए, कौन मना कर रहा है? तो तहरीरी तौर पर अगर तलाक देना तहरीरी तौर पर दीजिए, रिटर्न में देना चाहता है रिटर्न में दीजिए, उससे कौन मना कर रहा है? तो कर ही रहा है। एक चीज जो मुसलमानों ने आपको राइट दे दिया है, कब आप मानते हैं? तो सोसाइटी को करने दीजिए। सोसाइटी में जब है, पहले सोसाइटी में था, जब आपने गड़बड़ कर दिया, हल्का बात नहीं है। अभी सोसाइटी में कभी समाज के अंदर बैठ के तलाक की बात होती थी। आज तलाक अगर कोई गलती से फेसबुक पर दे रहा है या व्हाट्सएप पर दे रहा है तो वो नाजायज है। उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं करके आप बदलते जब घूम गया तब अब इनको मौका मिल रहा है किसी को भी पॉलिटिक्स करने का। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी जो हमारे बीजेपी के भाई ने कहा, एक बात मैं कह रहा हूं जो बीजेपी के भाई ने कहा हमारे, कि वो पुरानी बात से लेके चले आए। देखिए, वुमेन्स राइट हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान औरतों को इंपावर्ड या उनको बहुत बड़ा राइट देने का अगर आपको दिल में आज आ गया है तो बड़ी बात है। हम तो समझते हैं कि टोटल समाज के लोगों को, और ये गड़बड़ियां ये करी हर सोसाइटी में है, तो आप एक सोसाइटी को कंप्लीट छोड़ रहे हैं, आपसे अलग है, और आप कानून की बात करते हैं। एक मिनट, और कानून की बात करते हैं, नहीं खड़े ना। देखिए मैं बता रहा हूं, इसलिए आप रिफॉर्म की बात कीजिए, रिफॉर्म की बात कीजिए, धर्म हटा दीजिए। कानून लाया जा रहा था। नहीं देखिए, आप दो धर्म की बात नहीं, आप धर्म की बात मत कीजिए, वेमेंस की बात कीजिए, वेमेंस की बात कीजिए, धर्म हटा दीजिए, तब ना आपको लगता है इससे राजनीति होगी। इससे राजनीति कर रहे हैं आप, राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। हर महिला की एक महिला के पीछे सुप्रीम कोर्ट में आप जाते और इसको कंट्रोल करते ने सभी धर्म में जहां जहां गड़बड़ी है। नहीं, आपने प्रश्न उठाया, आप जवाब ले लीजिए। मैंने कहा एक महिला के लिए, अभी तो बहुत छोटी सी बात है वो, एक महिला की रिस्पेक्ट के लिए पूरा देश खड़ा है, और दूसरी तरफ
लाखों डॉक्टर फिरदौस, क्या ऐसा है आपको दिखता है महिलाओं के एहतराम के लिए जो सरकार खड़ी है, क्या वो मजहब को देख करके खड़ी है या फिर सभी की बात बता दूं ना, अगर ये बिल लाना सुप्रीम कोर्ट में जाना था तो वो जाते, बिल लाना था तो सभी ठीक है शकील साहब, मैं रोक रहा हूं, इनकी पॉलिटिक्स का पीछे से जायजा लीजिए जो मैं दिखाना चाह रहा था। मुफ्ती साहब, मैं पहले रिएक्शन ले लूं डॉक्टर फिरदौस से, जो सवाल पूछा मैं उसके बाद आपसे रिएक्शन ले लूंगा। मुझे लगता है कि पहले तो मुसलमान औरतों के बारे में सोचा जाए, जिस पर आप लोग इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन क्या चाहे वो कांग्रेस से ही जो हो, चाहे हुकूमत है वो मजहब को देख करके जो वुमेन्स की एम्पावरमेंट की बात कर रही है, या फिर उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि कोई मजहब नहीं, महिलाओं के अधिकारों का नहीं, जो शकील साहब सवाल उठा रहे हैं वो कितना सही है में रखना चाहते हैं केवल मजहब के आधार पर। डॉक्टर फिरदौस, अब मेरा कहना यह है कि अगर आप मुस्लिम महिला के लिए इतने ज्यादा कंसर्न है तो आपके पास मेजॉरिटी है। इससे पहले आपके पास कभी मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि आप मतलब ब्लेम था कि कांग्रेस जो है अपीजमेंट ये सारी चीजें थी। तो आप इसको पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इसको खत्म करिए, जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को खत्म करिए। ट्रिपल तलाक को कोई भी जस्टिफाइड किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकता, इंस्टेंट तलाक को। तलाक तो और इस्लाम और जो बार-बार ये चर्चा आज इस मंच पर बैठकर हो रही है, इसीलिए हो रही है। इसी वजह से हो रही है। 30 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के हकों का हनन किया था, ये तभी हो जाना चाहिए था। एज ए मुस्लिम विमेन मेरा मानना है कि इस्लाम वो पहला रिलीजन था जिसने वो सारे हकूक औरतों को दिए। शादी में बराबर का हक दिया, एक मैरिज को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज दूसरे मज़ाहिब में सैक्रेड बॉन्ड बनाकर जिंदगी भर के लिए औरत को गुलाम बना दिया। मज़हब के एतबार से बात कर रहे हैं मुस्लिम औरतों की जो ये कानून लेकर आते हैं तो एक परेशानी है। शाहबानो केस के बारे में कोई आइडिया नहीं। ये बात कांग्रेस डॉक्टर शकील साहब, राजीव जी आता हूँ। सवाल जो है चारों तरफ से मुफ्ती साहब से हो रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब से जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर फिरदौस, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ। जो तमाम डर जो खदशात हैं, तमाम तरह के सवालात हैं मुस्लिम औरतों के, वो कितने वाजिब हैं? जो डॉक्टर फिरदौस पूछ रही है उसका जवाब तो होना चाहिए ना सर। बिल्कुल, इंडियन मुस्लिम उस रास्ते से भटक गया है, वो रियल इस्लाम से भटक गया है। ठीक है, इस्लाम में जो मैं फाइनल कमेंट के तौर पर मुफ्ती साहब आपका जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर फिरदौस, मेरे पास लास्ट मिनट है, इसलिए मैं ठीक है मैम, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लूँ। लास्ट कमेंट है, आप प्रॉपर्टी राइट्स की बात नहीं करते, आप दूसरे राइट्स की बात नहीं करते, आप ट्रिपल तलाक हलाला में हमेशा अटकाए हुए हैं, दूसरे राइट्स की बात ठीक है डॉक्टर फिरदौस, लास्ट के 30 सेकंड है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ जवाब चाहता हूं। देखिए, औरतों के जो मसाइल हैं वो यकीनन जो इस्लाम ने मसाइल दिए उसका इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, उसके नफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीजें जो है कम से कम उसको जो है सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मुझे हैरत है कि आपने ही कहीं ना कहीं मौका दिया। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, उसी पर आना चाहता हूँ। एक मिनट प्लीज, ठीक है, बहुत जल्दी उसी पर आना चाहता हूँ। मुझे हैरत है कि अब कांग्रेस भी उस स्तर पर आ गई है जो बीजेपी की सियासत को नहीं समझ पा रही है। ये जो हुआ था उस वक्त जब यूपी इलेक्शन से पहले यूपी इलेक्शन से पहले लास्ट 20 मिनट है, प्लीज 20 सेकंड में कहना चाहता हूं। मुफ्ती साहब समझ नहीं पा रहे बीजेपी की बात मत कीजिए। वो पोलराइजेशन की सियासत करने के लिए उसने कॉमन सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा पहले उछाला। आप किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना, बताइए। ठेकेदारी आपको दे रखी है, और गलत सारा बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, जवाब नहीं ले पाऊंगा। शकील साहब रोक रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है, इतना ही वक्त है, इतना ही प्लीज 10 सेकंड। सबसे पहले तो ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश कीजिए जो मैं आपके चैनल से क्लियर करना चाहूंगा ट्रिपल तलाक के बारे में कि सिर्फ जो है हनफी उलमा जानते हैं, दूसरे अइम्मा के नजदीक ये वैलिड नहीं है जो शकील साहब ने कहा। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस्लामिक स्कॉलर है, कह दूं 4 अइम्मा है, 4 स्कूल ऑफ थॉट, बिल्कुल चारों स्कूल ऑफ थॉट में। अब मैं इसके आगे नहीं पाऊंगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन इसको देखना होगा कि एक राय कैसे हो, क्योंकि जब स्कूल ऑफ थॉट्स ही एक राय नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं इख्तलाफ अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और इसी को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन जो कोशिश मरकज की तरफ से हो रही है, देखना होगा कि वो अमली जामा उस पर पहनाया जाता है और वो कितना आसान होता है, क्योंकि इसमें सियासत भी तलाशी जा रही है। वक्त बताएगा कि असल बात है क्या। आज का मुद्दा में बस इतना ही।